अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं तौकीर हुसैन। व्यूअर्स, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस की दूसरी काइंड के साथ आपके सामने हूं। पहली किस्म है असर्टिव सेंटेंसेस, जिसके बारे में आपको बता चुका हूं। दूसरी है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इसकी डेफिनेशन है sentences which ask questions are called interrogative sentences. वो जुमले जिनमें के कोई बात पूछी जाती है, कोई सवाल पूछा जाता है, वो जुमले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर नेम? कुछ पूछा गया आपसे। Where do you live? कुछ पूछा गया आपसे, वगैरह वगैरह। व्यूअर्स, यहां पे मैं आपको एक बात शायद रिपीटेडली बताने लगा हूं कि जो डेफिनेशन है ना, ये इतनी इंपॉर्टेंट है किसी भी चीज की कि किसी भी प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करने में सारा रोल ये प्ले करती है। मिसाल के तौर पे, आपके सामने कोई इंसान एक वर्ड लिख देता है और आपसे पूछता है कि आप ये बताएं कि ये जो मैंने लिखा है, ये एक वर्ड है या एक सेंटेंस है। अगर आपको वर्ड की डेफिनेशन आती है तो आप आगे से कहेंगे कि नहीं जी, वर्ड तो एक सिंगल यूनिट ऑफ लैंग्वेज होता है। और अगर आपको सेंटेंस की भी डेफिनेशन आती है तो आपके दिमाग में यह बात आएगी कि ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। तो दो बातें आपके जेहन में आएंगी कि भाई, सेंटेंस एक तो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है, तो ये तो सिंगल वर्ड है। और दूसरी बात, जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं वो एक मखसूस सेंस भी देते हैं। अब पहले जब आप ये देखेंगे ना कि ये दो लफ्ज है ही नहीं, ग्रुप है ही नहीं, ये तो सिंगल वर्ड है, तो इसका तो मामला यहीं पे खत्म हो गया कि ये सेंटेंस नहीं है। और अगर आपके सामने किसी ने दो वर्ड्स लिख दिए और वो एक ऐसी तरतीब में है कि वो ग्रामेटिकली सेंस ही नहीं बनाते, तो आपको याद आएगा कि चूंकि ये वर्ड्स ऐसे लिखे हुए हैं कि ये कोई सेंस नहीं दे रहे, ठीक है कि नहीं, लिहाजा ये सेंटेंस नहीं है। मिसाल के तौर पे आपके सामने कोई लिख देता है, एक वर्ड लिख देता है बैग और एक लिख देता है टेबल। अब ये वर्ड्स तो दो हैं मगर ये सेंटेंस नहीं है, क्योंकि बैग से उसका अपना मीनिंग निकलता है और टेबल से उसका अपना मीनिंग निकलता है, बस, और इसके अलावा कुछ भी नहीं। तो इसका मतलब है कि ये दो वर्ड्स लिखे हुए हैं। ये है डेफिनेशन की इंपॉर्टेंस। दूसरी बात, जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें एक चीज होती है सिंटैक्स। सिंटैक्स हर सेंटेंस का होता है, आगे जाके आपको मैं बताऊंगा कि सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स एक तरतीब का नाम है, ग्रामेटिकल तरतीब का नाम है। मैं आपको डिटेल इसकी बाद में बताऊंगा। अब जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की तरतीब होती है ना, उनमें द सब्जेक्ट इज पुट आफ्टर द फाइनाइट वर्ब और एन ऑक्सिलियरी, यानी कि जो सेंटेंस के दो मेन पार्ट्स हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, उनमें इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट बाद में चला जाता है और प्रेडिकेट पहले आ जाता है। अगर आप इसको गौर से देखें, व्हाट इज योर नेम और वेयर डू यू लिव में, तो आपको नजर आ जाएगा कि इसमें पहले प्रेडिकेट है और बाद में सब्जेक्ट है। और तीसरी और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, सेंटेंस की क्लोजिंग।
जैसे असर्टिव सेंटेंस फुल स्टॉप से क्लोज होता है, इस तरह इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस अपने एक क्लोजिंग मार्क से क्लोज होते हैं, जिसको कि साइन ऑफ इंटेरोगेशन कहते हैं, सवालिया निशान कहते हैं। याद रखिएगा, आपने किसी सेंटेंस को उससे रिलेटेड अगर साइन ऑफ मार्क से क्लोज नहीं किया तो स्टैंडर्ड इंग्लिश के हिसाब से वो पूरे का पूरा सेंटेंस कट जाएगा। आपको इंटरनेशनल लेवल के एग्जाम में एक नंबर नहीं मिलेगा उस सेंटेंस का, बावजूद इसके कि उसमें सारी ग्रामर ठीक हो, उसमें सारे स्पेलिंग ठीक हो, मगर अगर उसकी पंक्चुएशन गलत हो गई तो वो दोनों भी, ग्रामर की वर्किंग और स्पेलिंग की वर्किंग भी जाया गई। और तीसरी, और इसके अलावा एक और बात आपको मैं बता दूं, ये जितनी मैं आपको लैंग्वेज के बारे में बातें बता रहा हूं, इनका सबका ताल्लुक स्कूल के पहले 9 साल की क्लासेस से है। इंग्लैंड में और पूरी वर्ल्ड में 9 साल के बाद किसी जगह पे लैंग्वेज की ग्रामर नहीं पढ़ाई जाती, इंग्लिश लैंग्वेज की तो नहीं पढ़ाई जाती, मगर हमारे यहां पे आप देख लें स्कूलों में क्या हाल है, आप देख लें इंटरमीडिएट में क्या हाल है। जब ई कैट और एम कैट में मामूली सी ग्रामर आती है तो 1100 में से 1100 लेने वाले किस तरह उसमें से फेल होते हैं। आपने बीए के पेपर में भी बी पेपर में ग्रामर रखी हुई है, और बीए में बीए का ट्रैक रिकॉर्ड निकाल के देखें, सबसे बीए में फेल ही वो होता है जो कि इंग्लिश में फेल होता है। लाखों के हिसाब से बंदे ये कह चुके हैं कि अगर बीए में इंग्लिश ना हो तो हम बीए कर जाएं, और हर बंदा इंग्लिश में फेल होता रहा है बीए में। और अब आपको एक और आपके लिए हैरानकुन बात बताने लगा हूं कि मुल्क का सबसे बड़ा एग्जाम, जिसको कि सीएसएस कहते हैं, जिसको कि तकरीबन हर बच्चा 21 साल तक कोई ना कोई एक मास्टर करके, इवन के डॉक्टर्स भी मेडिकल करके, इंजीनियर्स भी अपना इंजीनियरिंग करके उसको अटेम्प्ट करते हैं। कोई 23 साल की उम्र में अटेम्प्ट करता है, तो कोई 24 में, तो कोई 25 में, तो कोई 26 में, तो कोई 27 में। उसमें 1200 में से 600 नंबर जो हैं वो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के हैं, 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के 2-200, और 600 नंबर के कंपल्सरी सब्जेक्ट्स हैं, जिनमें से 200 नंबर की इंग्लिश है, 100 नंबर का एसे का पेपर है, और 100 नंबर का कॉम्पोजिशन एंड प्रेसी का पेपर है। हर साल ये एग्जाम होता है, उसकी पास परसेंटेज चेक करें, 17, 18, 19,000, 20,000 बच्चे पेपर देते हैं और 1% पास होते हैं। किसमें? इंग्लिश में। इंग्लिश में 1% पास होते हैं, और इंग्लिश की वजह से सब उड़ते हैं। क्या वजह इसकी? ये देखें, ये आपके सामने मैं पेपर ला रहा हूं, प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन का, इंग्लिश का, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का, ठीक है, फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का ये इंग्लिश का पेपर है, प्रेसी एंड कॉम्पोजिशन का। इसमें आगे जाके ये एक सवाल है, करेक्ट ओनली 5 ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, यानी किसी सेंटेंस को अगर आपने करेक्ट करना है ना, तो जब तक आपको पूरी ग्रामर, स्पेलिंग और पंक्चुएशन नहीं आती, आपको पता ही नहीं चलेगा कि इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स में फॉल्ट कहां पे है। और ग्रामर कितनी है आप खुद समझ सकते हैं, इतनी है कि 9 साल में पूरी होती है, थोड़ी थोड़ी करके। तो जिसने 9 साल में ग्रामर नहीं पूरी की,
वो जितनी मर्जी कलाबाजियां लगा ले, वो ये करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस नहीं कर सकेगा कभी भी। फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट, व्हाट इज अ सिनोनिम, व्हाट इज एन एंटोनिम, सब आपके सामने है। सब इसमें से इसलिए फेल होते हैं धराधर कि उन्होंने स्कूलों में लैंग्वेज सीखी नहीं हुई। कोई और वजह है ना तो मुझे भी समझा दें, ठीक है? किसी के ज़हन में कोई और वजह हो ना, कोई पॉइंट हो, नुक्ता हो, तो मुझे कमेंट करे और बताए। तो लिहाजा अगर तो आपकी स्टडी का ताल्लुक इंग्लिश लैंग्वेज से है तो आपको लैंग्वेज आनी चाहिए। हाँ, अगर आप किसी और लैंग्वेज में अपनी तालीम हासिल कर रहे हैं तो फिर इसकी कोई जरूरत नहीं है। थिंक इट एंड थैंक यू।